Hello and welcome back to Smart Webnet. So I hope you all are doing well. So let's start. Okay, new topic, that is the air pollution from Unit 6. Okay, environmental pollution control. So this is not only restricted to net. This can be used for various exams or for general knowledge also. This topic. ओके, तो ये अपने हिसाब से अगर अब जैसे मास्टर्स में है, समझना है टॉपिक, या बैचलर्स में है, जहाँ भी है, या किसी और एग्जाम के लिए ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इस टॉपिक से मैं ना ये काफ़ी कंप्रेहेंसिवली यहाँ कवर किया गया है, तो यू कैन वॉच, नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज कि इस जो एयर पोल्यूशन है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, सोर्सेज और पॉल्यूटेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे। और ये टॉपिक को हम पार्ट्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो वीडियो फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा कि सपोज कि किसी को स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, सपोज कि किसी को एक खास पढ़ना है टॉपिक, जैसे किसी को स्टैक एमिशन पढ़ना है, तो सीधे वो वीडियो प्ले करे और सीधे वो देख ले। तो इसलिए भी छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर दें, लेकिन फिर भी मतलब देखा जाए तो बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि ये हायर लेवल्स के लिए, नॉट फॉर लाइक कि स्कूल्स गोइंग किड्स के लिए है। ठीक है, तो ये पर यूजीसी या पीजी या उसके ऊपर के लिए। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते रहे उसके लिए, तो उसके हिसाब से। बट प्राइमरी फोकस क्या है हमारा? यूजीसी नेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, तो बहुत तरह से डिफिनीसन है कि अनवांटेड अगर कुछ चीज़ एयर में प्रेजेंट है तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफिनीसन सिंपल सा है कि ऐसे सब्सटेंस एटमोस्फेयर में जो हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। और ये गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हो। सोर्सेस और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या है? तो एयर पॉल्यूटेंट्स ओरिजिनेट होते हैं दो फंडामेंटल कैटेगरीज से जो ऑपरेट करते हैं स्केल और टाइम फ्रेम्स में। एक है नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, और दूसरा है हमारा एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? ह्यूमैनिटीज के ग्रोइंग इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट से, या फिर हमारे डेवलपमेंट के कारण, और वट एवर रीजन। ठीक है, तो ये हमारा सोर्सेज के और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, तो उसके अंदर में हम पढ़ेंगे। तो उसमें दो हमारे सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल और दूसरे एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब जो नेचर में खुद है, उसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट एंथ्रोपोजेनिक हम के लिए हम कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हम क्या बोल रहे हैं, इमिट ना करें ये सब चीज़ें जो कि एयर को पॉल्यूट करें। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ये सब भी एस्पेक्ट्स हैं, बट वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं भी एक वीडियो जब ये खत्म हो जाएगी पूरी सीरीज, ठीक है, तो एक हम 4-5 वीडियो में सीरीज खत्म हो जाएगी या फिर उससे कम में भी, तो एक हम अलग सा उस पर बनाएंगे। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो प्योर जो हमें पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेस, नेचर्स ओन इमिशंस, कि नेचर के खुद के हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स में। ठीक है, लेस लोकलाइज्ड होता है एंथ्रोपोजेनिक से, और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट कैन बी सब्सटेंशियली, स्पेशली इन द वल्नरेबल इकोसिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है? तो वोल्केनिक इरप्शंस है। वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, कि वोल्केनिक इरप्शन क्या करता है कि जब होता है, इरप्ट होता है वोल्केनो, तो वो रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटीज में सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एस होता है, एस उसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर साइज होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करते हैं। एक एग्जांपल है कि 1991 में ना माउंट पिनाटुबो इरप्ट, अभी हाल फिलहाल में फिर से, मतलब 1 डिकेड पहले फिर से इरप्ट हुए थे। तो ये पिनाटुबो इरप्ट हुआ, और इतना हुआ कि इतना, जैसे कि सपोज ये फाउंटेन है, ये इरप्ट हुआ, और सपोज ये ट्रोपोस्फीयर क्या लिमिटेशन है कि हाँ, ये हम पढ़ लिया ना यूनिट, हाँ, ये हम यूनिट 1 में पढ़ लिए कि लिमिटेशन कहाँ है, ये सब आप खोज के उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। तो ये इतना हुआ वोल्केनिक इरप्शन कि ये ट्रोपोस्फीयर की बाउंड्री है, ये इसको क्रॉस करके प्लूम इसका पूरा स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया था। ठीक है, तो उसने अप्रोक्सीमेटली कितना रिलीज किया? 20 मिलियन टन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसके कारण क्या हो गया? टेम्पोररी कूलिंग हो गया ग्लोबल टेम्परेचर बाई 0.6 डिग्री
सेल्सियस फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के 0.6 डिग्री का कूलिंग हो गया, ठीक है। तो ये एक इवेंट हमें दिखाता है कि नेचुरल सोर्सेज कैन ड्वार्फ ह्यूमन इमिशंस ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म पे दिखा सकता है। और दूसरा चीज़ ये भी देखना है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, कि बड़ी है हमारे सामने, कितने बड़ा स्केल पे हो सकता है, ठीक है। हम अपने आप को सब कुछ मान के चलते हैं, ह्यूमन की सबसे बड़े मसीहा हम ही हैं, सबसे स्मार्ट हम ही हैं, बट नहीं है भाई, ठीक है। तो ये फोटो, ठीक है, ये इरप्शन हुई थी, बहुत दूर से फोटो ली गई है ये। और साइज देखे प्ल्यूम का, ये क्लाउड से बेचारे क्यूमुलस क्लाउड से हैं, वो उसको भी करते हुए एकदम सीरस क्लाउड थोड़े बहुत ही दिख रहे हैं उसके ऊपर से, ठीक है। कितना ये टोटल क्या है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है। पायरोक्लास्टिक में ऐश होता है, डस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई इसके अंदर है, ठीक है। जो हम पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये पूरा एकदम सब चीज़ का मिक्सचर है, डेडली मिक्सचर है, ठीक है। ये देखो एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने लिया था, ठीक है, अल्बर्टो करके उनका नाम था, तो उन्होंने ये फोटो लिया था, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक सो इन्हीं यही थे या कोई और एक फोटोग्राफर है जो ये फोटो लिए तो लिए, बाद में रिट्रीव भी करेगी, बट वो इस डेथ हो गया था उनका, क्योंकि वो इसके चपेट में आ गया था। तो ये इमेजिन, ये छोटा सा एक वैन है और उसके कंपेरिजन में ये, जबकि ये दूर है उसके हिसाब से कंपेरिजन में, तो ये हुआ था, ठीक है। तो उसमें होता क्या कि जैसे यहाँ से निकला, एच निकला, HCl निकला, HF निकला, CO2 निकला, SO2 निकला, ये सब निकलते हैं। ये क्या होता है कई बार कि ये एसिड रेन हो जाता है। अब ये वाटर के साथ मिलकर बारिश होगा, उस एरिया में अगर बारिश होता है तो क्या होगा, वो कंपेरिजन करके एसिड रेन ही बनेगा। अब SO2 है तो H2SO4 बन गया ना, वो बारिश हुआ नीचे तो एसिड रेन नहीं होगा। और फिर क्या होता है कि अल्बिडो उस रीजन, जैसे ये फिर ये फैलते गए, अब क्या हुआ कि उस रीजन का अल्बिडो बढ़ गया, जो ऊपर से आ रहा था सन का रेज, वो अब यहाँ पे अल्बिडो ज़्यादा हो गया, तब रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। ये क्लाउड पूरा एकदम गया तो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या होगा कि नीचे जो सोलर रेडिएशन है उतनी नहीं आ पाएंगी, उतनी नहीं आ पाएंगी, तो ट्रोपोस्फेयर पे उतनी हीटिंग नहीं, मतलब सो हमारा ग्राउंड पे उतनी हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग नहीं होगी तो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर घटते जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये बहुत दूर तक चला गया तो एक ये लेयर बना लेता है, ठीक है, इन्वर्जन लेयर, जो कि हमने बात किया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ से तो सपोज बहुत दूर पे, मतलब बात कर रहा हूँ 500-600 किलोमीटर दूर पे ये है सपोज पूरा एक इलाका, तो यहाँ से जो पॉल्यूशन इमिट हो रहा है वो क्या होगा, यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एरिया में भी पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, तो ये सब भी चैलेंजेस है इसके, ठीक है। ऊपर से ये ओजोन डिस्ट्रक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करेंगे फिर, ठीक है। वो क्लोरीन जैसे HCl है तो क्लोरीन वो ब्रेक डाउन होके क्लोरीन और वो अलग हो जाएंगे, H2 अलग हो जाएंगे, फिर वो रिएक्ट करेगा O3 के साथ, तो वो HNO3 बनाएगा, O2, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। तो एक वोल्केनिक इरप्शन के बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखते हैं कि डेवास्टेशन टाइम एंड स्पेस में, ठीक है। तो इरप्ट हुआ तो कुछ आवर्स में क्या होगा कि हाँ पायरोक्लास्टिक जो फ्लो है, जो डेब्रिस है वो नीचे आ गया, लावा है वॉटएवर। उसके बाद कुछ दिनों में क्या होता है, जैसे कि अगर समुद्र के आसपास है तो अर्थक्वेक भी आता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे सुनामी वनामी आ गई। कुछ दिन में क्या होता है, ऐश फॉल होता है नीचे से, फिर अब धूम वो जो इतने वो क्या बोलते हैं, कार्बन, ब्लैक कार्बन है या सूट्स हैं, वो सब नीचे आने लगेंगे। फिर क्या होगा कि अब इस नीचे आने के कारण क्या होगा, अभी इसी रीजन में ना समस्या क्या है कि एरोप्लेन जा नहीं पाएगी। ये सब अभी जब हाल फिलहाल में ना आइसलैंड में भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उससे भी इतना कुछ निकला कि उस एरिया के जितने भी वो पूरे एरिया रीजन में ना नो फ्लाई जोन हो गया था, कि एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। तब एरोप्लेन नहीं उड़ेंगे तो जरूरी नहीं, कार्गो शिप्स, कार्गो एरोप्लेन भी तो बहुत सारे उड़ते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ये सब इम्पैक्ट होंगे वीक से लेकर मंथ के बीच में। फिर कई सालों में हमें क्लाइमेट इफेक्ट दिखता है कैसे, ठीक है, कि ये जो सनरेज है वो आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, आ रहे हैं रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि अल्बीडो बढ़ जाएगा उनके कारण। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ता है और ये दिखा रहा है कि यहाँ तक। और कई बार क्या होता है ना, ये जो ऐस है पायरोक्लास्टिक, ये कार्बन कार्बन इसमें से जो निकलता है वो सब जाके ना स्नो पे जम जाते हैं। अब क्या होता है स्नो पे जमने के कारण कि इसकी अल्बीडो बढ़ गई, अल्बीडो बढ़ गई तो जो एनर्जी से इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है वो अभी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो ये पिघलने लगेगा, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो सब में भी ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डस्ट स्टॉर्म्स एंड
विंड ब्लोन डस्ट, ठीक है, विंड ब्लोन डस्ट या डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में शुरू होते हैं और ट्रांसपोर्टिंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स ओवर वास्ट डिस्टेंस, और ये बहुत फाइन जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उनको बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत दूर तक करते हैं। मतलब समझिए कि 600-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, इस तरह से डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है। जैसे सहारन डस्ट फ्लूम है, वो फ्रीक्वेंटली वहाँ की एयर क्वालिटी को, ठीक है, कैरेबियन और इवन नॉर्थ अमेरिका में भी आते रहते हैं, ठीक है। सहारन डस्ट फ्लूम जो होते हैं वो कैरेबियन की क्वालिटी, एयर क्वालिटी को, मतलब समझ रहे हो, पूरा वो अटलांटिक तक कवर कर जाते हैं। जैसे ये एक सैटेलाइट इमेज है कि यहाँ पे डस्ट, ठीक है, स्टॉर्म शुरू हुआ, ये पूरे रीजन को कवर करते हुए पूरा दूर तक चला गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा, ये डस्ट स्टॉर्म ऐसे आते हैं कि पूरा एक तरह से डस्ट उड़ा, हवाएं तेज होती है, वो क्या क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है ना। जैसे कि ये एक एरिया है सपोज, और इस एरिया में क्या है कि यहाँ है ना ड्राई एरिया है, तो ड्राई एरिया है और बहुत सारे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है। अब क्या होता है कि सन रेज आते हैं, चमकते हैं, अब हवाएं गर्म होती है, तेजी से ऊपर उठती हैं, तो तेजी से ऊपर उठती हैं तो इसको रिप्लेस करने के लिए हवाएं भी तेजी से आती हैं, ठीक है। अब इसी चक्कर में डस्ट स्टॉर्म के सर्कल्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, डस्ट इमिशन के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए, पहले तो तेज हवा चाहिए, तो क्या होगा, जब ज़्यादा लो प्रेशर है किसी एक रीजन में तभी हो सकता है। सॉइल ड्राई चाहिए ताकि वो आसानी से जो तेज हवाएं हैं उसके ऊपर लेयर को रिमूव कर सके। फिर वेजिटेशन कम से कम होना चाहिए कि कोई फ्रिक्शन या कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। फिर साल्टेटिंग पार्टिकल्स होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि डस्ट एब्जॉर्ब एंड स्कैटर बोथ शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जा रहे हैं लॉन्ग, बहुत दूर दूर जाते हैं, जैसे वेट डिपोजिशन हो गया, अगर क्लाउड के साथ मिल गए तो बारिश हो गई तो नीचे आ गए, ठीक है, मटमैला टाइप बारिश हो गया। फिर ओशंस पे डिपोजिट वगैरह ड्राई या लैंड पे होता है, स्नो पे होता है, ठीक है। तो डस्ट कैन अल्टर अर्थ अल्बिडो बाई स्टिमुलेटिंग एल्गी ग्रोथ और डिपोजिशन ऑन स्नो, ठीक है। ये इस पे स्नो होगा तो इसका एल्बिडो चेंज हो जाएगा, पानी में आएगा तो वहाँ पे एल्गी ग्रोथ होने लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये इनका इम्पैक्ट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पे भी होता है, ओशन के, ठीक है, लैंड पे ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ओशन एंड लैंड बाई ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स को ना, वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी उसके कारण समस्या होती है, ठीक है। वो क्लाउड्स में जाते हैं तो क्या हो गया, न्यूक्लियाई बन गए तो इसके आसपास कंडेंसेशन हो गया, और ये मतलब हो सकता है कि आइस के रूप में हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रेसिपिटेशन हो वो स्नो के रूप में हो, या फिर रेनफॉल के रूप में भी हो सकता है, रेनफॉल के रूप में हो रहा है। तो इसके साथ क्या है कि ये न्यूक्लियाई क्या था, ये डस्ट का है, तो डस्ट पार्टिकल जब उसके साथ आएंगे तो वो एरिया में पॉल्यूशन ही तो होगा, वो पानी साफ तो नहीं होगा ना। तो ये सब इसके साथ रिलेटेड समस्या है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट फायर्स एंड वाइल्ड फायर्स जो होते हैं, जंगलों में आग लगते हैं, ये नेचुरली अकरिंग है या फिर कई बार ह्यूमन इंड्यूस्ड भी फायर्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये नेचुरली अकरिंग है। ये क्या रिलीज करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जैसे सूट हो गया, एस हो गया, ब्लैक कार्बन सूट को बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वीओसीज हो गए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुआ था 2019 से 2020 के बीच में, जो लास्ट में ना विंटर में, हमारे जब विंटर होता है उनके यहाँ समर था, तो रिलीज किया था एस्टिमेटेड 900 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इम्पैक्टिंग ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ये सब चैलेंजेस हैं, जैसे ये फोटोज है, ठीक है, नासा ने अपलोड किया था। उसके बाद ये भी है नासा लैंडसेट, जो हमारा सैटेलाइट इमेजरी है यूएस का, नासा यूज करता है, उसके थ्रू देख, ये जंगलों में आग लगा है इस रीजन में, और इसका जो पॉल्यूटेंट्स है, ठीक, वो कितना दूर तक जा रहा है, बहुत दूर तक जाएगा। कार्बन अपना डाइऑक्साइड है, जो भी है, वीओसीज हैं, वटेवर, ठीक है, ये कितना दूर तक जाएगा जो ब्लैक सूट है, और जहाँ जहाँ कहाँ जाके डिपोजिट्स होंगे, कहीं कहीं डिपोजिट्स होंगे, ठीक है, तो उस एरिया में भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं कौन कौन से, उसमें से सबसे ज़्यादा, तो भाई पढ़े ही हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ट्रीज प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल बर्निंग, मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, वुड लीव्स, ये सब बर्निंग से। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वेजिटेशन फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स बर्निंग। बीओसीज ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल हाई टेम्परेचर कंबसन होता है। फिर इसमें पीएच भी निकलते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो निकलते हैं, जो कि वुड, लीव्स या अदर प्लांट्स के इनकम्प्लीट कंबसन से निकलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमने आगे। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल डिके, कि जैसे कि जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं या ठीक है लैंडफिल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहता है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण रिलीज होते हैं हमारे मीथेन, ठीक है सबसे ज़्यादा, और कार्बन, ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, लेकिन क्या रिलीज होते ज़्यादा, मीथेन और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि काफ़ी कैसे गैस है, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है इनका, प्लस ये एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वैसे रीजन में ये नेचुरल सोर्स हो गया। फिर है पोलन एंड स्पोर्स, ठीक है, ये नेचुरल बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है जो कि एलर्जेंस की तरह काम करते हैं और कई बार पार्टिकुलेट मैटर की तरह भी काम करते हैं। और ये एक स्पेसिफिक सीजन में होते हैं, मोस्टली स्प्रिंग के आसपास या उसके पहले वाले सीजन में, डिपेंड करता है किस रीजन में कब हो रहा है। ठीक है, फिर है ओशन स्प्रे। ओशन स्प्रे कंट्रीब्यूट्स नेचुरल पार्टिकुलेट मैटर थ्रू सॉल्ट, सी सॉल्ट एरोसोल्स। अब जब वेव ब्रेक होता है तो जो उसमें टाइम, जैसे ये वेव आ रहा है ना, ये वेव, तो ये वेव आया और उसमें ना ब्रेक होता है, ये वेव वेव ब्रेक मतलब ये टूटना। ठीक है, ये वेव आया, ये ऐसे वेव में आते हैं ना, तो वेव में जैसे ही आते हैं तो क्या होता है कि नीचे ये तो आ रहे हैं नॉर्मल, जब यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेप्थ तो एकदम कम हो जाएगी पानी की। ठीक है, सपोज ये बीच है तो डेप्थ कम हो गई, तो उसके कारण ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने का ऐसे पानी उड़ता है, क्योंकि स्पीड में आ रहा है तो टकराता है, टकरा के इसी को बोलते हैं वेव ब्रेक। अब उसमें क्या होता है कि उसके कारण बहुत सारे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड होता है और भी बहुत सारे मरीन कंपाउंड्स होते हैं, वो एयरबोर्न हो जाता है, हॉर्न हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल ओशंस कंट्रीब्यूट लगभग कितना 1000 to 3000 मिलियन टन्स ऑफ सी सॉल्ट पार्टिकल्स हर साल। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट नेचुरल सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट मैटर के। अब जो सी सॉल्ट है वो किस तरह काम करते हैं, तो क्लाउड बनने के, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया तो जल्दी ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गया, ज़्यादा क्लाउड बनेगा, ज़्यादा बारिश होगी, तो ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लें, जैसे वेव जनरेट हुआ, यहाँ पे सी स्प्रे एरोसल्स बाय बबलिंग बर्स्टिंग के कारण भी होता है। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लाउड कंडेंसर से न्यूक्लियाई के रूप में काम करेगा। ये सब है, ये रेडिएशन पे इफेक्ट डालते हैं कि जो ये जो एरोसोल्स हैं इस पर टकरा के स्कैटर हो रहा है अपना कौन, सन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम जब इनहेल करते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है अगर हम उस एरिया में है। नेक्स्ट है हमारा रेडॉन गैस। तो रेडॉन गैस जो हमारा है वो रेडियो एक्टिव गैस है। ठीक है, वो किस कारण से होता है, जब यूरेनियम जो सॉइल्स और रॉक में यूरेनियम जो डिके करता है उस कारण से, और धीरे धीरे ये बिल्डिंग में सिप करता है और इंडोर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम है वो रेडियम में धीरे धीरे अपना क्या बोलते हैं डिके हो रहा है, फिर वो रेडॉन में डिके होता है, रेडॉन में बाहर है, जैसे हमारा घर इसको बन गया तो घर के अंदर डिके। तो रेडॉन अगर हम ब्रेथ कर लेते हैं लंग्स में तो वो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है और लंग कैंसर का रिस्क है। ठीक, तो ये था हमारा नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, इसमें ना और भी सोर्सेज है, जैसे कि एक मतलब जैसे इमिशन भी होता है ना प्लांट्स के साइड से, बायोजेनिक इमिशन, जैसे कि ट्रीज और प्लांट्स कई बार वीओसीज रिलीज करते हैं, ठीक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आइसोप्रीन या फिर मोनोटर्पीन्स। ठीक है, मोनोटर्पीन्स या आइसोप्रीन, ठीक है, अपने नेचुरल मेटाबॉलिज्म के ये पार्ट है उनका। ठीक है, उसमें से रिलीज क्या करते हैं, आइसोप्रीन। ठीक है, और या फिर क्या रिलीज करते हैं, आइसोप्रीन के अलावा मोनोटर्पीन्स। ठीक है, ये सब रिलीज करते हैं, और वो ये रिलीज क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है ना उसका पार्ट है। ये माना जाता, मतलब एक एस्टिमेट किया गया है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो लगभग 20 मिलियन टन्स ऑफ आइसोप्रीन एनुअली रिलीज करता है। वो किसकी इक्विवेलेंट है, तो जितने व्हीकल्स हैं पूरे यूएस में, ठीक है, उसमें जितना हाइड्रोकार्बन इमिशन होता है, जितना पॉल्यूशन को निकालते हैं, उन सब का इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, और ये वीओसीज के बाद में क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट, तो नेचुरल सोर्सेज हो गया। फिर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक कि जो हमारा ह्यूमन फिंगरप्रिंट की जो हम क्या कर रहे हैं,
तो ह्यूमन इंड्यूस्ड सोर्सेज आर ऑफन प्राइमरी फोकस ऑफ एयर pollution control strategies due to their concentrated and controllable nature। वो इसलिए क्योंकि एक ही थोड़ी बहुत लोकेलिटी में है कि हाँ वहाँ से निकल रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण से जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल की स्ट्रेटेजी है उसमें एंथ्रोपोजेनिक सोर्स को पहले ध्यान दिया जाता है। अब हम वोल्केनो को तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना, सिंपल सी लॉजिक है। इसमें सबसे पहले कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कि जो फॉसिल फ्यूल्स कंबसन हो रहा है, जो जल रहे हैं, ठीक है, उनका, ठीक है। सबसे पहले मेजर सोर्सेज क्या है इसके, वेहिकुलर इमिशंस, जो हमारे गाड़ी के धुआं से निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पार्टिकुलेट मैटर है। जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे व्हीकलर एग्जॉस्ट इज डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है। और ये देखने वाली भी चीज़ है ना, ह्यूमन जो हमारा फिंगरप्रिंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सपोज जैसे कि हमारा CO2 की बात करें तो ये प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में कितना था, 280 ppm, लेकिन तब से अब तक हम आ गए हैं 420 ppm में, ठीक है। मतलब 280 ppm पहुंचने में इतने साल लग गए और हमने सिर्फ 150-200 सालों में लगभग लगभग डबल हो गया, ठीक। डबल तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, डायरेक्टली तो डबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिन में हो ही जाएगा जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे हम बात करते हैं व्हीकुलर इमिशंस का, ठीक है, तो वो मतलब प्रोड्यूस कितना करता है, लगभग लगभग वो क्या बोलते हैं 150 से 150 ग्राम के, सॉरी 1000 ग्राम्स के आसपास CO2 रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो व्हीकुलर इमिशंस है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, शॉर्ट टर्म में हेडेक होता है ह्यूमन हेल्थ पे, आइस इन्फ्लेमेशन होगा, कफिंग होगा, न्यूमोनिया, ब्रीदिंग। लॉन्ग टर्म में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है, रिस्पिरेटरी डिजीज जो होती है, लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ये है कि कहाँ कहाँ से निकलता है, द रीसस्पेंशन ऑफ रोड डस्ट पार्टिकुलेट मैटर। यहाँ पे रोड सरफेस वियर होता है, हम उस पर चल गाड़ी चलाते हैं तो उसका पार्टिकुलर मैटर, एवरेजन टायर जो अपना घिस रहा है उसके कारण, क्लच के कारण वहाँ से पार्टिकुलर मैटर जनरेट होता है। फिर इवेपोरेटिव इमिशंस होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का, पेट्रोल वेट्रोल जो थोड़ा बहुत उड़ रहे हैं वीओसीज का, रिफ्यूलिंग लॉसेज है, हाइड्रोकार्बन वीओसीज का, एग्जॉस्ट जो जलने के बाद निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सब चीज़ें तो इतना जगह से होता है, सिर्फ ये नहीं कि एग्जॉस्ट से निकल रहा है वही है, नहीं, यहाँ से भी रिफ्यूलिंग लॉसेज है। अब यहाँ पे इवेपोरेट होता है अपना, ठीक है, यहाँ पे हम जो टायर घस घिसता है उससे पार्टिकुलेट मैटर निकलता है क्लच से, और जो वियरिंग होती है क्लच की, ठीक है, उसके फिर रोड का जो सरफेस है उसके कारण होता है, वो भी तो घिसता है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड पावर जनरेशन, कि जैसे बर्निंग हम कोल करते हैं ना पावर जनरेट करने के लिए, तेल का हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस से पावर प्लांट चलाते हैं या इंडस्ट्रियल फैसिलिटी चलाते हैं, तो उससे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, हेवी मेटल्स निकलता है, ठीक है, जैसे मरकरी फॉर कोल कम्बसन। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है कहाँ, सिंगरौली रीजन ऑफ इंडिया आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ SO2 एंड फ्लाई एश। तो अब उस पर क्या है ना कि अलग अलग टेक्नोलॉजी लाई जा रही है कि नहीं नहीं हम लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब हम तब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, कौन कौन से डिवाइसेस, कंट्रोलिंग डिवाइसेस लग रहे हैं सब, तो उसमें उसको अच्छे से देखो। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो नॉन कम्बंसिबल है, जिसमें कुछ जल नहीं रहा है, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें बहुत सारे VOCs निकलते हैं, हजार्डस एयर्स निकलते हैं, एयर पोल्यूट हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक गैसेज होते हैं। फिर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे मेटल्स पे काम होते हैं, तो हम पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, हेवी मेटल्स निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, जैसे कि स्टील प्लांट्स, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड पार्टिकुलेट इमिशन होता है। फिर सीमेंट में वो तो पता ही है, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये है नॉन कम्बसन। ऐसा नहीं, जैसे कि स्टोन क्रैशर होता है बहुत जगह, जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन को जला के छोटे छोटे गिट्टी बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टोन क्रशर, तो वहाँ भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, हवा बह रही है उसके साथ वो कैरी ऑन हो जाते हैं, तो उसको वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकुलेट मैटर में, ठीक है। फिर ओपन जो हम कोल को कैरी करते हैं ना ट्रेन पे, जो हमारे ट्रक पे ओपन में, जैसे बिना कवर के, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन में। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़,
जैसे कि जो हमारा लाइव स्टॉक है उसमें तो मीथेन निकलता है जो रूमिनेशन करते हैं उसके कारण। फिर फर्टिलाइजर यूज से हमारे एमोनिया होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्रॉप बर्निंग से बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। खासकर अगर हम देखा जाए हमारे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, तो स्टेबल बर्निंग सीजन में समस्याएं तो होती हैं। जैसे कि दिवाली के आसपास ही वो स्टेबल बर्निंग करते हैं। ऊपर से वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है दिल्ली की कि हवाएं उतनी तेजी से पास नहीं हो पाती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि वहाँ टेम्परेचर, ठंडी में टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति हो जाती है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में बताया टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, मतलब प्रीवियस तो नहीं कहेंगे बट है इसमें टॉपिक पे, तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन कर क्या होता है कि अब हवाएं ऊपर जा नहीं पाती हैं, तो पॉल्यूशन पूरा वहीं पे फंस के रह जाता है कि वो डिस्पर्स अच्छे से नहीं हो पाता है। एक तो ठंडी का टाइम होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर ये सब चीज़ रहती है। उसके कारण फोटोकेमिकल स्मोक भी बनता है, जो स्मोक जो बनता है फॉग और स्मोक मिलके, उसके कारण हालात और ख़राब हो जाते हैं। सेकेंड, वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि तेज़ी से पास नहीं कर सकती। थर्ड चीज़ वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वर्जन का बता दिया, ठंडी में इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन कॉमन हो जाता है। उसके बाद चौथा समस्या है कि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है, तो वो पॉल्यूशन को निकलने ही नहीं देती, ठीक है। हवाएं तेजी से बह ही नहीं पाती है, वो फ्रिक्शन की तरह ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, तो वो सब भी समस्याएं हैं। तो ये तो हम जो समस्या, कार जो इमिशन निकल रहा है उसके अलावा मैं बताया, वो तो व्हीकल से जो पॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो तो है ही। उसके एडिशनल में मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमने, ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए उसके और उसके आसपास के रीजन में, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग तो बनानी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो हाइट पे है, ठीक है। तो वहाँ एक समस्या तो ये है, देखते हैं लोग कैसे टैकल करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है बट ठीक है, पैसे के आगे सारे सॉल्यूशन खत्म हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे है एग्रीकल्चर से इमिशंस क्या क्या होते हैं। तो NH3 92% अमोनिया और CH4 मीथेन 52%, ठीक है। मतलब ये यू में होता है, जरूरी नहीं हमारे यहाँ अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जैसे CH4 गया रिएक्ट किया तो ओजोन बनेगा, ठीक है। NH3 से पार्टिकुलेट मैटर बन सकता है, ठीक है। लाइव स्टॉक डाइजेशन से मीथेन निकलते हैं। मैन्योर और जो स्लरी स्प्रेडिंग स्टोरेज है उससे भी निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, O3 और पार्टिकुलेट मैटर जो बन गया तो ब्रेन डेवलपमेंट में, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, डायबिटीज भी हो सकता है उसके कारण, पार्टिकुलेट मैटर के कारण। इसीलिए जिसको डायबिटीज है या फिर बहुत माइल्ड है वो कोशिश करे क्लीन हवा में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं क्रॉप बर्निंग से उसका एक लिस्ट दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इस पे सवाल आ सकता है अभी, अगर आया नहीं है तो कहीं भी आ सकता है, कहीं के एग्जाम में, तो ये सब मुद्दा रहता है। तब पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। अब उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी दिया, ठीक है, और हेल्थ इम्पैक्ट भी दिया हूँ कि हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पार्टिकुलेट मैटर है, इनकम्प्लीट कम्बिनेशन होता है उस, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा। फिर ये सब नाइट्रोस VOCs है जिसमें बेंजीन ये सब निकलता है, बेंजीन रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स होते हैं। वोलेटाइजेशन ड्यूरिंग बर्निंग के कारण होता है। ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनाता है, स्मोक बनाता है। ये कार्सिनोजेनिक है, आइज और थ्रोट इरिटेशन होता है। फिर पीएच है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट कंबसन जो ऑर्गेनिक मैटर का होता है उसके कारण होता है। सॉइल वाटर कंटेमिनेशन होता है, लॉन्ग लास्टिंग पॉल्यूटेंट है, म्यूटाजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है, बहुत ही नुकसानदेह होता है ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है बेंजीनोपायरीन। चलते नेक्स्ट। फिर है हमारा एंथ्रोपोनिक सोर्सेज में कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट में हमारा नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। द ह्यूमन फिंगरप्रिंट कि हम क्या क्या कचरा मचाए हुए हैं उसके। तो लैंडफिल्स में हमारा निकलता है मीथेन और VOCs निकलता है। फिर इंसिनेशन है, वेस्ट इंसिनेशन जहाँ पे वेस्ट को जलाया जाता है पायरोलाइसिस या और भी बहुत सारे मेथड पे। तो उसमें क्या होता है इंसिनेशन में अगर सही से उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, उसमें क्या बोलते हैं सही से टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल हुई, सही से वो फिल्टर्स नहीं लगे हैं, तो क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर निकलेगा, डाइऑक्सिन्स निकलते हैं तो बहुत नुकसानदेह होता है, फ्यूरान्स निकलते हैं बहुत हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, हेवी मेटल्स निकलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जितने डाइऑक्सिन, फ्यूरान्स, हेवी मेटल सब कैंसर समान की तरह कार्सिनोजेनिक भी। फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल हीटिंग होता है, जैसे कि हम वुड जलाते हैं, काउडंग जलाते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, जैसे कि
स्पेशली रूरल एरियाज में हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के कोयला जलाते हैं, तो वो भी इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, खासकर एक चीज़ ध्यान रखें कि विंटर के टाइम पे पता ना, कोई भी रूम चारों तरफ से बंद करके, अगर आपका रूम है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद आपने कर दिए, डन डन बंद, और अंदर जला लिए हीटर। ठीक है, या फिर जला लिए कोयले का, कुछ कोयले का तो और बेकार है, हीटर भी जलाएंगे तो भी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ना हीटर के कारण ना ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते रहता है उस हीट के कारण। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि वो अलग अलग फिर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके, और उस अब जैसे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है, अब आपने चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो एक तो नेचुरल हवा नहीं आ रहा है, सेकेंड चीज हीटर चला दिया तो ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण कि पहले आप बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद आप मर जाएंगे, बेहोशी में ही मर जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि मरे कैसे। ठीक है, एक होता है कि कोई आके मार रहा है, गला दबा रहा है, तो पता भी चलता है, उसमें क्या है कि पहले हल्का हल्का डिजीनेस टाइप आएगा, फिर आप नींद में हो, डिजीनेस आ रहा है, फिर नींद में बेहोश हो गए और नींद में मर जाते हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, इसीलिए कभी भी सोते समय रूम हीटर ना जलाएं ऐसे रूम में जो कि क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा आग जैसे कोयला जला के रख लिए रूम में, नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर है सोर्सेज ऑफ इंडोर पॉल्यूशन। अब इंडोर में पॉल्यूशन क्या क्या सोर्सेज है? बाथरूम है, मोल्ड है, ऑडर्स है, माइक्रोबियल पैथोजेंस है एयर कंडीशनिंग यूनिट में। ठीक है, बीओसीज होते हैं। उसका लिविंग रूम में एनिमल हेयर, डस्ट है, टोबैको का स्मोक है, डीजल पार्टिकल्स है, बीओसीज पेंट से निकलते रहता है। ठीक है, या फिर होस्टर से, फर्नीचर से, कारपेट से। आउटडोर में हमारा जा रहा है क्या, पर्टिकुलेट मैटर बीओसीज है, इमिशंस हो रहे हैं। बेडरूम में बीओसीज परफ्यूम से निकलते हैं, हेयर स्प्रे से, नेल पॉलिश से। ठीक है, अपहोल्स्ट्री से, फर्नीचर से, कारपेट से। लॉन्ड्री रूम में हमारे वीओसी निकलते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट से। किचन में कुकिंग डिवाइस से, फ्यूल ऑयल से। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब हम अभी तक हमने क्या दिखा कि सोर्सेज कि क्या क्या सोर्सेज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से। ठीक है, कैसे? तो ओरिजिन के आधार पर और पोजीशन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। कि ये प्राइमरी ओरिजिन है, सेकेंडरी मतलब कि प्राइमरी कहीं रिएक्ट किया, उसका फॉर्म चेंज हुआ और वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन गया। ठीक है, तो चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है कि ये डायरेक्टली एटमोसफियर में अपने रिसोर्सेज से इमिट होता है। मोनोऑक्साइड की इनकम्प्लीट बर्निंग होता है फोसस फ्यूल्स का, व्हीकल्स का, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड का बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स और प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, ये सब होता है। तो ये हाई टेम्परेचर कंबसन प्रोसेस होता है व्हीकल्स में, पावर प्लांट्स में, तब ये फॉर्म होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर तो डस्ट हो गया, सूट हो गया, पोलेंस हो गया, रिसोर्स हो गया, बहुत सारे नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से। लेड हो गया, तो ये जो लेडेड गैसोलीन होता था उससे निकलता था हिस्टोरिकली, बट अब क्या है, प्राइमरली अब लेड यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ से। फिर वीओसीज हो गए, सॉल्वेंट बहुत तरह के होते हैं, पेंट होते हैं, गैसोलीन होता है, नेचुरल सोर्सेज जैसे हो गया आइसोप्रीन फ्रॉम ट्रीज, इसका बात किया था ना, तो प्राइमरी सोर्सेज। अमोनिया हो गया जो हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, फर्टिलाइजर्स है, लाइव स्टॉक है, यहाँ पे मैंने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का क्या किया नाम दिया है, केमिकल फार्मूला है, उसका डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो है क्या, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है, हाईली टॉक्सिक ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो मोनोऑक्साइड को बाइंड करता है, तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मेजर नेचुरल सोर्सेज क्या है, तो वोल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर मेजर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्हीकल में अगर इनकम्प्लीट कम्बेशन होता है तो नहीं निकलेगा। ठीक है, लकड़ी हम जलाएं, इनकम्प्लीट कम्बेशन हो रहा है तो निकले, वहाँ से भी सोर्सेज ये मेजर। मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या है? ठीक है, तो इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, जैसे कि व्हीकल एग्जॉस्ट है। ठीक है, फिर है उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, रेजिडेंशियल हीटिंग, जैसे वुड कोल जला रहे हैं, बायोमास बर्निंग कर रहे हैं, तो ये मेजर हो गया, ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज था ये मेजर, और ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज।
फिर है की इम्पैक्ट हेल्थ इन्वायरमेंट मटेरियल्स, की हेल्थ पे इन्वायरमेंट पे मटेरियल पे क्या इम्पैक्ट, ठीक है। तो डिड्यूसेस ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, उसके कारण हेडेक होगा, डिचनेस होगा, इम्पेयर्ड विजन्स होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, नौसिया होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा, तो ये सब है। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला SO2, कलरलेस गैस है, थोड़ा सा हल्का स्मेल होता है, उसमें एक इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन जैसे नेचुरल सोर्सेज है। मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या है, तो कोल ऑयल बर्निंग है पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जैसे सिंगरौली में है, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर्स है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या करते थे, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, एसिड रेन होता है, ठीक है, डैमेज वेजिटेशन को करेगा, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रीब्यूट करता है। मटेरियल्स पे क्या इम्पैक्ट करता है, तो कोरोजन जो होता है मेटल का, बिल्डिंग का, उसको एक्सेलरेट कर देता है। चलते हैं आगे। ताकि हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये है इसका फॉर्मूला, NOx, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, तो ये कलरलेस, ठीक है, रेडिश ब्राउन, इसमें भी हल्का सा गंध होता है, रेडिश ब्राउन गैस। और NO2 इज रेगुलेटेड स्पीसीज एंड ए की प्रोकर्सर फॉर ओजोन और एसिड। इसके नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, लाइटनिंग है, माइक्रोबियल एक्टिविटी है सॉइल में। लाइटनिंग होता है ना, तो वहाँ पे ना रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण ये बनता है। फिर हाई टेम्परेचर कंबसन प्रोसेस, तो यहाँ पे व्हीकुलर इंजन हैं, पावर प्लांट्स हैं, जनरेशन होता है, इंडस्ट्रियल फर्नेस होता है। हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन में कंट्रीब्यूट करता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्वायरमेंट में क्या समस्या है, तो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, एसिड रेन होता है, नाइट्रोजन डिपोजिशन होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। मेटल्स में मटेरियल्स पे तो कोरोजन करता है। फिर सेम पर्टिकुलेट मैटर का, तो सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि सस्पेंडेड होता है एयर में। इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं कि लेस देन इक्वल 10 माइक्रोमीटर है तो वो PM10, 2.5 से छोटा है या उसके बराबर है 2.5, ठीक है। PM2.5 स्पेशली हार्मफुल है क्योंकि ये डीप लंग पेनिट्रेशन करता है, छोटा है तो आसानी से टिश्यू तक में घुस जाता है। डस्ट स्टॉर्म, वाइल्ड फायर, सी स्प्रे, पॉलन, वोल्केनिक एसिड, ये सब नेचुरल सोर्स, ठीक है। जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक है वो वेहिकुलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, पावर प्लांट्स, बायोमास बर्निंग, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, ये सब चीज़ें होती हैं। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग। नॉन कम्बस्टिव वो कम्बसन सोर्सेज है। नॉन कम्बसन सोर्सेज हो गया इसमें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड, डस्ट री सस्पेंशन, इंडस्ट्रियल फ्यूगिटिव इमिशंस हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया। हेल्थ में इम्पैक्ट करता है कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो गया कि विजिबिलिटी हेज जैसा समस्या हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ सर्फेस होता है, मटेरियल पे स्वेलिंग हो जाता है, मतलब जमने लगता है ना, जैसे कुछ भी चीज़ नहीं मिट्टी जैसे जमता है, तो वो है एवरेजन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ सर्फेसिस हो। फिर नेक्स्ट हमारा लेड का है, तो सेम वैसे ही मैं दिया हूँ, तो इसको आप खुद से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसको मैं सिर्फ ये वाले जो टोटल तो नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट ये वाला जो है उसको मैं एज ए PDF और एज ए इमेज फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को करना, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ समझने वाला तो नहीं है चीज़ें, जो पढ़ने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह आते हैं कि नेचुरल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या है, इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या क्या पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री मतलब कि रिएक्शन होता है हवा में, और फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर नया पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। ये डायरेक्टली इमिट नहीं होते हैं बट एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं। कैसे, केमिकल रिएक्शन होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कम ऑफन प्रेजेंस इन सनलाइट या फिर दूसरे एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के। तो इसमें क्या क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, NOx और VOCs के, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ये सबसे मेजर कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। फिर है पैन, ठीक है, पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट, तो ये क्या करता है, ये दूसरा कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। ये भी कब रिएक्शन, जब VOCs और NOx में होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड है,
ये बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ठीक है, और जब वो वाटर के साथ मिलता है तो OH के साथ तो H2SO4 बनता है, ये एसिडन में कंट्रीब्यूट करता है। फिर ये नाइट्रिक एसिड सेम NOx से बनता है, वो वाटर के साथ मिलकर एसिडन बनाता है। फिर ये सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स होते हैं जो कि कंडेंसेशन और रिएक्शन होते हैं VOCs के, तो उससे बनते हैं, और वो कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइन पार्टिकुलेट मैटर में। सेम यहाँ भी पॉल्यूटेंट केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, सेकेंडरी है तो कैसे बनती है बात। फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट सोर्सेज क्या है, इसका जो जिसके साथ मिलके बने तो वो ये है, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे अपने से इसको, ठीक है। या मैं टेलीग्राम पर भी आप लेक्चर अपलोड करने के साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं रुक भी रहा हूँ। जैसे सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5, तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो SO2 से बनता है, NOx से बनता है, NH3 से, VOC से। ये सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, मतलब प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी भी बनता है। ये मल्टीपल कंबसन होता है, सोर्सेज एग्रीकल्चर। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, लंग कैंसर होगा, प्रीमैच्योर डेथ होगा, और इसके कारण क्या होता है, विजिबिलिटी रिडक्शन होता है, क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है। फिर एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड का, ये भी इसका फॉर्मूला CHO, HCCH SCHO। ये फोटो केमिकल ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उससे बनता है, प्रोसेस ये है। इसका व्हीकल व्हीकल इमिशंस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अगर कहीं से ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है वो प्राइमरी कहीं से नहीं निकलते, वो निकलते हैं, बट वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये लाइन को अगर नहीं याद रखें तो चलेगा, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या है, कार्सिनोजेनिक है, रिस्पिरेटरी इरिटेशन करता है, ये ओजोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, कभी इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो। अब है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, कि कहाँ पे वो हैं पोल्यूटेंट्स, या फिर उनका सोर्स कहाँ पे है, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट सोर्स बेस्ड ऑन पोजीशन। एक है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्सेज वो हैं जो कैरेक्टराइज बाय देयर फिक्स्ड लोकेशन, यूजुअली हैव अ सिंगल आइडेंटिफाइबल इमिशन आउटलेट लाइक चिमनी और स्मोक स्टैक। दे ऑफन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड एरिया, कि उनका जगह फिक्स है कि हाँ भाई यहीं से पॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, ये एक जगह फिक्स है। वो खास बात क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, आज इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ से है, लोकलाइज सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, और इमिशन अधिकतर चैनल्ड होता है स्टैक और वेंट के थ्रू। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स है, उसको ले जाके हमेशा घुमा फिरा नहीं सकते, वो एक जगह फिक्स है, तो वहाँ से अपना सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, चिमनी से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, तो वो सब फिक्स जगह है। कि वो जो एयर पोल्यूशन का पॉल्यूटेंट का जो सोर्स है वो फिक्स है। लार्ज इंडस्ट्री जैसे सीमेंट है, स्टील प्लांट्स है, ये सभी फिक्स है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है, वो भी फिक्स है। वेस्ट इंसिनेटर्स है, जो फैसिलिटीज हैं म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को बर्न करती हैं, वो भी फिक्स है, एक ही जगह पे लेके घूमते नहीं है ना चारों तरफ, एक जगह फिक्स है वहाँ पे लाके करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स। दूसरा है एरिया सोर्स। एरिया सोर्स न्यूमेरस स्मॉल डिस्पर्स पॉल्यूशन सोर्सेज होते हैं दैट इंडिविजुअली माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट, बट मतलब अकेले अकेले देखा है तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सबको कंट्रीब्यूट किया साथ में, तो वो एयर पोल्यूशन को डिफाइन करती है उस एरिया में। जैसे कि घर में हम सब लोग लकड़ी जला रहे हैं, तो एक एक लकड़ी सब अपने घर में जला रहे हैं, तो उस घर में क्या ही फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उस पूरे एरिया को, सपोज कि आप मोहल्ले में 50 घर हैं, 50 घर में एक लकड़ी सब जला रहे हैं, तो उससे आपके घर में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 50 साथ में काउंट करें उस रीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो आप जब निकलोगे बाहर देखोगे, या फिर अपने घर में भी देखोगे खिड़की के पास कि अरे हाँ उसका असर जा नहीं रहा है, तो वो है एरिया सोर्स। कि अगर एक लोग कर रहे हैं तो ठीक है, उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे उस एरिया में अगर हम देखें वैसे 50 लोग कर रहे हैं, या फिर डिपेंड अपॉन कि स्केल कितना है, तो वो, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया सोर्स, कि हाँ इस एरिया से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सपोज कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं ना, तो उस एरिया से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इसका मतलब क्या, हम पूरे एरिया सोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड स्टेशनरी सोर्सेज, वो भी स्टेशनरी है, वो भी मूव नहीं करता, वो घर मूव नहीं करता, व्हेन एग्रीगेटेड कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एयर पोल्यूशन इन अ रीजन। दे डोंट हैव अ सिंगल आइडेंटिफाइबल पॉइंट ऑफ मिशन। अब उसमें क्या जगह चिमनी से निकल रहा था पॉइंट सोर्स, अब यहाँ पे फिक्स नहीं है, सिंगल आइडेंटिफाइबल पॉइंट सोर्स इमिशन नहीं है। अब 50 घर हैं तो 50 घर से निकल रहे हैं, तो सिंगल नहीं हुआ ना। तो ये बात है उस रीजन में पूरे, यहाँ पे 50 घर है।
सपोज 50 घर हैं, तो ये सबसे निकल रहा है। फिर एग्जाम्पल्स क्या है कि रेजिडेंशियल हीटिंग एंड कुकिंग, जैसे बायोमास का यूज होता है, कोल का यूज होता है। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि भट्टी है, ब्रिक किल्न्स, ठीक है, ईंट की भट्टी है, स्मॉल फाउंड्रीज है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ये भी अनऑर्गेनाइज, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, जो कि खासकर हम करते हैं पंजाब वाले स्टेट्स में या उस के आसपास वाले स्टेट में, ठीक है, पंजाब हरियाणा वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी एक समस्या है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज है किस चीज़ का, तो हमारे फर्टिलाइजर्स का, फिर मीथेन का इमिशन है जो लाइफ स्टॉक से होता है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मोबाइल सोर्सेस, ठीक है। तीसरा है मोबाइल सोर्सेस। मोबाइल सोर्सेस में क्या है कि ये नॉन स्टेशनरी है, जो सोर्स है वही घूमते फिर रहा है, मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, रिलीजिंग पॉल्यूटेंट्स इनटू एटमॉस्फेयर, दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पॉल्यूशन। सोर्स क्या है डिस्क्रिप्शन की, जो मूव कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड टिपिकली, और ये ऑन रोड और नॉन रोड पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि ऑन रोड में क्या, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बस है, ट्रक है, वो सब घूम रहे हैं चारों तरफ रोड पे, तो उनका लोकेशन तो फिक्स नहीं है। तो उसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पॉइंट सोर्स भी नहीं डिसाइड कर सकते, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। वो एक एरिया में फिक्स नहीं है। आज सपोज ये एरिया, 2 एरिया, ये रोड है, इधर भी घर द्वार है सब, ये भी बहुत सारे हैं। आज यहाँ पे ये ट्रक है, ये घूमते हुए इस ट्रक में आ गया, तो फिक्स नहीं। फिर नॉन रोड व्हीकल्स इक्विपमेंट, जैसे कि लोकोमोटिव है, वो रोड पे नहीं चलता है, डीजल वाली ट्रेन, बट वो है। एयरक्राफ्ट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, जैसे कि अर्थ मूवर्स है, एक्सकावेटर्स है, जनरेटर्स यूज करते हैं, वो है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, तो भी तो मूव करते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। मराइन वेसल्स है, जैसे बोट्स हैं, शिप्स है। तो ये हमारा मोबाइल सोर्सेज है। तो इस प्रकार हमारा टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, उसके सोर्सेज और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड हो गया। अब इसमें भी जैसे कि एक और आधार पे बांट सकते हैं, बट उसका कोई सोर्स, उसका कोई मतलब नहीं है कि जैसे कि गैसियस है, कि सॉलिड है, कि लिक्विड है, ठीक है। उस आधार पे भी अगर हम चाहें तो हम पॉल्यूटेंट्स का क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि सॉलिड है, ठीक है। तो इसके आधार पे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक हो गया, और कुछ तो आई थिंक रह नहीं गया। तो ये डन हो गया, ठीक है, सोर्सेज और टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स पूरे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, एंड चीज़ें अच्छी लगी हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ डू, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी भी जो हैं इस टॉपिक्स में, जो इस एयर पोल्यूशन है, वो सब तुरंत ही, मतलब इसके जस्ट आफ्टर आफ्टर लेक्चर्स सारे आएंगे, और हर टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सोशल टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स पे भी आई थिंक 10-15 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। पीवाईक्यू जो आ चुके हैं बहुत सारे, बट पीवाईक्यू नहीं, इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अपना क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। वो तो तुरंत निपट जाएगा, बट ठीक है, उसको देखते हैं, छोटा सा लेक्चर 10 मिनट का कर देंगे, ताकि किसी को सिर्फ वही पढ़ना हो तो वही पढ़ लें। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सैम्पलिंग मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, तो ये पढ़ेंगे, ये ठीक ठाक टॉपिक है, सीपीसी भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कितने पीरियड में करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है सैम्पलिंग का, तो ये सब करेंगे, देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखें अपना, ठीक है, एंड डोंट लूज द होप, चीज़ें होंगी, ठीक है। Things will take time, but it will happen, sure. If you will keep trying, keep doing, it's gonna happen. ठीक है, thank you.